नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चिंटल पैराडिसो हादसे पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा सरकार सीबीआई को सौंपेगी हादसे की जांच। कांग्रेस के समय हुआ था चिंटल, ये जो लाइसेंस मिला था वो कांग्रेस के समय चिंटल को लाइसेंस दिया गया था। चिंटल पैराडिसो हादसे में गई थी 2 लोगों की जान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चिंटल पैराडिसो हादसे पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा सरकार सीबीआई को सौंपेगी हादसे की जांच और कांग्रेस के वक्त दिया गया था चिंटल को लाइसेंस। तो यहाँ पर कांग्रेस पर आरोप मरते हुए कहा सीएम मनोहर लाल ने कि चिंटल को लाइसेंस कांग्रेस के वक्त दिया गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चिंटल पैराडिसो हादसे मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि चिंटल पैराडिसो हादसे में 2 लोगों की जान गई थी। बड़ा ही भयानक वो मंजर था जब डर के साए में अन्य जो बिल्डिंग के लोग हैं वो रह रहे थे। इसको लेकर क्या कुछ कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने, आपको सुनाते हैं। 2 दिन पहले अपने कॉल अटेंशन मोशन में लाए थे, वो था चिंतल वाला, चिंतल जो बिल्डर सोसाइटी, वो चिंतल सोसाइटी का लाइसेंस इन्होंने दिया। इनके समय में पास हुआ। आपने मांग की है कि उसको सीबीआई इंक्वायरी दी जाए। अपनी बात आपके समय में हुआ है। चिंतल वाले विषय को हम सीबीआई को देते हैं और सीबीआई छानबीन करेगी कौन सा। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, आज चिंटल पैराडिसो मामले पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप मढ़ दिया कि कांग्रेस के समय पर चिंटल पैराडिसो को लाइसेंस मिला था। जी मोनिका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉलिंग अटेंशन मोशन जो था वो कांग्रेस के विधायकों द्वारा कल यानी कि 21 मार्च 2022 को बजट सत्र के दौरान लाया गया था, जिसमें साफ तौर पर विधायकों की मांग थी कि जो एनसीआर के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से रेवाड़ी फरीदाबाद जो इलाके हैं उनमें घटिया सामग्री जो है वो बिल्डिंग्स के इस्तेमाल में की जा रही है, उसको लेकर जो है कल काफी ज्यादा बहस जो है वो और तीखी नोकझोंक जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली। और आज जब ये मुद्दा प्रश्नकाल के बाद एक बार फिर से उठा तो इस मामले पे जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सदन के पटल पर कहा, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है चिंटल सोसाइटी के जो पूरा मामला है इसकी जांच जो है सीबीआई को सौंपी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो अगर हम लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस जो इश्यू हुए थे वो कांग्रेस के वक्त में इश्यू हुए थे, उसको लेकर काफी तीखी नोकझोंक जो है वो सदन के अंदर देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां तक कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं और किस पर ये आरोप लगा रहे हैं। यदि आपको नाम लेना है तो आप सीधे तौर पर नाम ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर है। जिस तरीके से अगर हम बात करें बिल्डर्स की, तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, बड़ा ही भयावह मंजर था उस समय गुरुग्राम की चिंटल सोसाइटी में जब यह हादसा हुआ था। 2 लोगों की उस वक्त जान भी गई थी। तो इस मामले पर अब जो है सरकार जो है वो अब सीबीआई को जांच सौंपेगी और जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर जो है दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रवि, यही वो हादसा था जिसके बाद तमाम जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही थी और लगातार जो जांच पड़ताल हो रही थी और यहाँ पर तमाम मानक देखे जा रहे थे कि किन मानकों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पर हम देख रहे थे लगातार विपक्ष की तरफ से ये चिंटल पैराडिसो जो हादसा है इस पर घेरा जा रहा था सरकार को, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल ने गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में डाल दिए जी, क्योंकि आपके समय में जो है लाइसेंस जो है वो मिला था चिंटल पैराडिसो को। तो ये कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल मोनिका, देखा जाए तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब प्रेस वार्ता के दौरान ये साफ लफ्जों में कहा कि लाइसेंस इशू होने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो इसके लिए जवाबदेही नहीं होता, बिकॉज जो अधिकारी वहां पे नियुक्त किए जाते हैं वो अधिकारी मानकों को देखते हैं, उसके बाद जो है उनको लाइसेंस इशू किए जाते हैं। लेकिन ये मामला छोटा मामला नहीं है, ये मामले में 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में अब जिस तरीके का पूर्ववर्ती सरकारों पर जो है आरोप मढ़ना जो लगातार जारी है, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, किसी भी विषय की अगर बात करें, तो जो भी मामले सामने आ रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते नजर आ रहे हैं कि उसकी जांच जो है वो काफी पहले यानी कि पिछले वर्षों से की जाएगी, ताकि जो भी इस मामले में जुड़े हुए हैं, जिनके भी तार इस मामले में जुड़े हुए हैं, उन सबको तारों को जो है जोड़ जोड़कर जो है कड़ी दर कड़ी एक दोषी को जो है पकड़ा जा सके। जी
जी। बाकी अगर आज के दिन की बात करें सदन की, तो किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे जो हैं आज गूंजे? रवि, क्या कुछ खास रहा आज? जी बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के, तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई ही हंगामे से शुरू हुई थी और आज की जो कार्रवाई है वो भी किसी हंगामे से कम नहीं रही। जिस तरीके से अगर हम बात करें, खास तौर पर जो हंगामा देखने को मिला जब गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक जो है उसको पारित किया जा रहा था, उस समय सदन विपक्ष के विधायकों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन तमाम सवालों को सत्ता पक्ष के द्वारा जो है जवाब नहीं दिए जा रहे थे। लगातार विधायकों की मांग थी कि उन्हें जो है बोलने का समय दिया जाए, लेकिन ऐसा विपक्ष के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप विपक्ष के विधायकों ने जो है वो वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद सत्ता पक्ष ने जो है इस कानून को जो है, अगर हम बात करें गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, इस कानून को पारित कर दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूरे सेशन की अगर बात की जाए तो लगभग 15 विधेयक जो हैं वो इस दौरान जो है वो आज पास हुए हैं, जिनमें खास तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें किसानों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है कि एनसीआर के अंदर जो भी जिस तरीके से जो बैन लगाया गया था एनजीटी के द्वारा साफ शब्दों में क्या कहा गया था कि 10 साल और 15 साल पुराने जो वाहन है डीजल और पेट्रोल के, उनको जो है वो अब चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये आज साफ किया कि एनसीआर के अंदर जो है ट्रैक्टर जो 2025 तक जो है वो चलाए जा सकते हैं। ट्रैक्टर्स का इंजन जो है उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ट्रैक्टर्स का जो इंजन होता है उससे इतना अधिक जो है वातावरण दूषित नहीं होता। खैर ये तो एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे, लेकिन ये काफी अहम जानकारी जो है वो और काफी लाभदायक स्थिति जो है वो किसानों के लिए निकलकर सामने आई कि अब जो ट्रैक्टर हैं वो बदस्तूर जो है 2025 तक चलते रहेंगे। जी बिल्कुल। और अगर हम धर्मांतरण विधेयक की बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष भी यहाँ पर किस तरीके से हंगामा इस पर करता रहा, और अगर हम शुरुआत से लेकर अब तक की बात करें तो कुल 10 विधेयक की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से वो विधेयक रहे जिस पर ज्यादा हंगामा देखने को मिला और जिसका जो असर है वो आम जनता पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें 15 विधेयक जो हैं वो पारित किए जा चुके हैं। 15 विधेयकों में से कुछ ऐसे विधेयक थे जो रिपील किए गए थे, जो कानून थे उनको लॉ कमीशन के तहत जो है रिपील किया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एनसीआर के मुद्दे को लेकर, एनसीआर के अंतर्गत जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अब जो है वो ट्रैक्टर्स जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर्स हैं वो भी चल पाएंगे, यानी कि 2025 तक ट्रैक्टर्स चलेंगे। और साथ ही अगर हम किसान कल्याण प्राधिकरण की बात करें तो वहां पे जिस तरीके से आह्वान किया गया था किसानों द्वारा कि जो प्राधिकरण है उसके अंदर जो है किसानों को भी सम्मिलित किया जाए, तो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये देखना कहा है कि अब जो है किसानों को जो है जिन किसानों ने बहुत उम्दा कार्य जो है वो खेती के अंदर किया है, खासतौर पर जैविक खेती के अंदर किया है, तो उन किसानों को जो है वो किसान कल्याण प्राधिकरण बोर्ड में जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर, इसको लेकर गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक जो है इसको लेकर विपक्ष लगातार ये सवाल करता रहा है कि आखिर प्रदेश में इसका क्या असर है, प्रदेश में कितने मामले सामने आए हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने गिनवाया कि 127 मामले जो है वो सामने आए हैं। इस पर कहीं ना कहीं आंकड़े लेकर और खुद को डिफेंड करने के लिए भी सरकार जो है वो हमें तैयार दिखी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस विधेयक को जब इंट्रोड्यूस किया गया था विधानसभा के अंदर, तो उस समय ये सवाल उठाए गए थे विपक्ष के विधायकों द्वारा कि अभी तक 1966 से लेकर अभी तक जो है एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। तो इसके एवज में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है पूरी तैयारी के साथ सदन में आए और उन्होंने गिनाया कि लगभग 127 मामले जो हैं वो पूरे प्रदेश से सामने आ चुके हैं। और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, किसी ना किसी पर्सनल इश्यूज के वजह से वो सामने नहीं आ पाते। और साथ ही साथ ये कोई ऐसा विधेयक नहीं है, ऐसा कानून नहीं है जो बाकी राज्यों में लागू नहीं किया गया हो। ये बाकी राज्यों में भी लागू किया जा चुका है और अब जो है हरियाणा में लागू किया जाएगा। तो इस पर जो है कड़ी आपत्ति जताई थी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और साथ ही साथ विपक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है वो जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के विधेयक जो है वो पारित करने की प्रयास कर रही है। लेकिन अंततः जिस तरीके से कांग्रेस ने वॉकआउट किया, वॉकआउट करने के बाद जो है कांग्रेस के विधायकों द्वारा वॉकआउट किया गया, उसके बाद जो है इस कानून को पारित कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। फतेहाबाद से बड़ी खबर आ रही है। हॉरर किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला आया है। मामले में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2018 का मामला है। धर्मवीर नाम के युवक की हुई थी हत्या।
17 मार्च को आरोपी किए गए थे दोषी करार। फतेहाबाद कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से हॉरर किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है। मामले में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2018 का ये मामला है। धर्मवीर नाम के युवक की हत्या की गई थी। 17 मार्च को आरोपी किए गए थे दोषी करार। फतेहाबाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, बड़ा फैसला। मामले में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हॉरर किलिंग मामले में कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मामले में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। धर्मवीर नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसको लेकर 17 मार्च को आरोपी दोषी करार दिए गए थे और फतेहाबाद कोर्ट ने इसको लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2018 का यह मामला है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की समाप्ति के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार बजट को लेकर हमने आमजन से भी सुझाव लिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि आमजन से सुझाव मांगे गए। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आपको सुनाते हैं। जाहिर की संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी। 73 विधायक, उसके अंदर 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आए हमारे पास। सुझाव में से काफी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहां कहीं बजट की मांग की गई है, चूंकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें हम। एक जो महत्वपूर्ण बिल जो सबसे अंत में हमने पारित किया है वो है धर्म विरुद्ध यानी धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, जो इसको क्या कहेंगे, क्या था इंग्लिश में नाम इसका, लॉफुल का, हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। अब इसमें तथ्य जो है वो सारे हमने उनके सामने सब रखे हैं। उन तथ्यों में हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में 127 केस तो रिपोर्टेड है, और अब जो रिपोर्टेड नहीं है उसको कहने में मुझे भी नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार परिवार के, खास करके लड़की के परिवार के लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें से रिपोर्ट करने से बचते भी हैं। किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए, रफा दफा हो जाए, लड़की हमारी घर आ जाए। अब कब यानी लालच, इसमें धर्म परिवर्तन के जो विषय सामने आए हैं बहुत जगह पर, तो जो ऐसी जो जिसको कहना चाहिए कि फेक नहीं, यानी गलत इरादे के साथ बनी हुई कुछ एनजीओ, उनको बना करके ले जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं अपना कोई ऑफिस खड़ा करेंगे, वहां इबादत शुरू करा देंगे, कोई लालच दे देंगे, कहीं विदेश का, कहीं पैसे का। और खास करके गरीब परिवारों में लड़कियों लड़कों को भी जो गरीब परिवारों के आपस में है वो, और उस प्रकार की चेतना उनमें होती भी नहीं है कि धर्म परिवर्तन से क्या नुकसान होगा और क्या इसका वो होगा। ऐसी कई बार तो वो चीज होती नहीं है। जब फंस जाते हैं तब जाकर के बाद में ध्यान में आता है कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ, और उनको ध्यान न भी आए तो भी एक विषय बड़ा भयंकर है कि इस प्रकार के रिलीजन कन्वर्जन से
बहुत बड़ी समस्या है, सालों बाद ध्यान में आती है। आखिर जैसे कश्मीर का उदाहरण वहां हमारे रामकर गौतम ने दिया कि जो कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी आजकल चल रही है उसमें देखा तो उसने बताया। और हम पुराना काल भी देख लें, आखिर 1000 साल से जो ये इस देश के अंदर धर परिवर्तन के खेल चले हैं, इसी में से देश का बंटवारा भी हुआ, इसी के अंदर विवाद खड़े होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं इसी में से होते हैं, कम्युनल विषय बढ़ता है इसी में से बढ़ता है। हम कहते हैं आज भी जो स्थिति है, हम भाईचारा आपस में बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन इन चीजों को रोकना तो पड़ेगा कहीं। हमें किसी एक धर्म का नाम, उसमें एक रिलीजन का नाम नहीं लिया, ये किसी भी रिलीजन का किसी, हाँ मर्जी से करना है तो प्रावधान है, अगर इच्छा से मर्जी से सोच समझ करके करना है तो उसके अंदर एक धारा 9 शायद उसमें दी गई है कि मजिस्ट्रेट को जाकर के बताना होगा 1 महीना पहले कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो अपनी तसल्ली करेगा, 1 महीने बाद उसकी मिल जाएगा उसको प्रमाण, जाइए करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के जो केसेस हो रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए एक, और ये हमने बनाया ऐसा नहीं है, कई प्रदेशों में पहले भी बना है, हम भी लेकर के आए हैं, ताकि इस चीज का थोड़ा कठोर दंड रहने के कारण से, क्योंकि हो सकता है वो सब लोग कहेंगे आईपीसी में पहले से धाराएं हैं, आईपीसी का इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा ना, सालों साल लग जाते हैं उन चीजों में। किसी समस्या विशेष आने के बाद कई बार स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है, तो स्पेशल एक्ट हमने बनाया है ताकि धर्म परिवर्तन की इस प्रकार की अनलॉफुल जो कन्वर्जन है उसके ऊपर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र में कहा कि प्रदेश में जरूरत के हिसाब से महिला विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फतेहाबाद गांव भाट मंडी के राजकीय माध्यम विद्यालय और गांव यहां पर सिंथला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की यहां पर विजिबिलिटी चेक करवाई जाएगी, अगर नियमों को पूरा करेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी, आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर इस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ये अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है, और वहां पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन। जिन स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी, आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर इस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ये अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है, और वहां पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने एक तरफ जहां बजट को यहां पर नीरस बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल नीरस बजट है, और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 वाक की नीति पे जो मैंने कहा, और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं, वही भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप। इन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना।
इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट। कोई मायने नहीं। कहने का मतलब ये बजट जो है जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। मैं स्वयं गया डाटा माइनिंग में, जो सबसे बड़ा स्कैम हजारों करोड़ों का, 5 आदमी मरे वहां। मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, अब एनसीआर से उसको निकाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया था वहां माइनिंग में, इसमें पर्यावरण के लिए। अब हमने तो एनसीआर में डलवाए इलाके, उसका फायदा है, और ये एनसीआर से निकलवा रहे हैं। ये समझ से बाहर है मेरी बात। मैं आज भी ये कहता हूँ सरकार को तो एनसीआर में फिर डलवाने का प्रयास करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ था वो एनसीआर के उसमें भी हमारे को बहुत सहयोग मिला था। आगे भी एनसीआर तो डेवलप होना ही है, उसको तो मिलना ही है आपको। भ्रष्टाचार, मैंने कहा रोम रोम में भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं गया। आप रोज पकड़ रहे हैं, कोई वो थोड़ा किसी कंप्लेंट पे पकड़ा जाए तो क्या हमने पकड़वा दिया। 7 साल तक वो क्या कर रहा था भाई? 7 साल तक क्या कर रहा था? काम इनका और काम है पकड़ाना। हर सरकार में पकड़े जाते हैं, लेकिन ये तो व्यापक है पूरे प्रदेश में कि आज जितना भ्रष्टाचार कभी ना सुना। आगे एक बार फिर से लोगों पर महंगे पेट्रोल और सिलेंडर की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल एलपीजी सब महंगा हो रहा है और यहाँ पर पहले से ही महंगाई बढ़ रही थी। इस बीच जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, चाहे वो सब्जी हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, उनके महंगे होने से जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ी। तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 96.15 पेट्रोल और डीजल 87.38, मुंबई में 110.82 और डीजल 95.00। दिल्ली की अगर बात करें तो 96.21 पेट्रोल और डीजल 87.47। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ है। चुनाव के बाद महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है आम जनता को। किस राज्य में क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमत, ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब देखिए कोलकाता में 105.51 पेट्रोल की कीमत और डीजल 90.62, और इसी के साथ चेन्नई में 102.16 और डीजल 92.18। चुनाव के बाद महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 949.5 और कोलकाता में 976। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। मुंबई की अगर बात करें 949.5 एलपीजी सिलेंडर के दाम हैं, वहीं चेन्नई में 965.5। तो किस राज्य में क्या है दाम, किस तरीके से महंगाई की मार लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, यह हम आपको बता रहे हैं। रसोई गैस के दाम अंबाला में 917.50, भिवानी में 901.50, चरखी दादरी में 908.50। ये एलपीजी सिलेंडर के दाम है और अलग अलग जगह पर अलग अलग यहाँ पर रेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है। आपके इलाके में, आपके जिले में क्या है दाम। देखिए फरीदाबाद में 901.50, फतेहाबाद में 928.50, गुरुग्राम में 908.50 एलपीजी सिलेंडर के दाम। रसोई गैस के भी दाम बढ़े। हिसार में 920, झज्जर में 900.50, जींद में 908.50 एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। आपके जिले में क्या है
दाम ये आपको बता रहे हैं। चलिए फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।